ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। ओलंपिक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जो है वो प्राप्त हुआ है। पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट 89.45 स्कोर किया है। नीरज चोपड़ा ने भारत को पहला सिल्वर मेडल जो है वो दिलवाया है। वहीं एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। और इसके बाद पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को एक्स पर बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता के साक्षात उदाहरण है। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि फिर से ओलंपिक में सफल रहे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। नीरज का इस सत्र का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ नीरज आजादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। और नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। और पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए कहा है कि वह उत्कृष्टता के साकार रूप है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में है, जहां उन्होंने 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो है वो फेंककर पेरिस ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया है। और इसके साथ ही नीरज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले आजाद भारत के पहले एथलीट बन चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो नीरज चोपड़ा ने ये जो हासिल करने के बाद उन्होंने ये जीत जो है वो हासिल करने के बाद लगातार जो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने एक्स पर पोस्ट करके उनको बधाई दी है। दरअसल 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर पेरिस ओलंपिक में भी रजत पदक जो उन्होंने हासिल कर लिया है। इसके साथ ही जो नीरज ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले आज़ाद भारत के जो पहले एथलीट बन चुके हैं। और जिसके बाद लगातार जो बधाई देने का सिलसिला है वो जारी है। नीरज चोपड़ा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। तो नीरज चोपड़ा ने तो आपको बताते चले कि भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जो जीत है वो हासिल कर ली है। 89.45 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम कर लिया है। जिसके बाद लगातार नीरज चोपड़ा को सीएम योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जो हैं लगातार इनको बधाइयाँ दी जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि नीरज जो हैं वो आज़ादी के बाद एथलीट्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन चुके हैं। और नीरज ने टोक्यो की अगर बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में भी 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। अब इसके बाद पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा को बधाई दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके उत्कृष्टता के साकार रूप हैं। और टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतना जो विजेता नीरज ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में है, जहां उन्होंने 89.45 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जो है वो हासिल कर लिया है। जिसके बाद लगातार उनको बधाइयाँ दी जा रही है। आपको ये तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने भी अपने
एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को उन्होंने बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। नहीं, बिल्कुल कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है। इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम, वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। नहीं, जब तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। हाँ जी, फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे, आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे। नहीं, जब तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्ग लग रहा है। गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत करके सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के ना, खुश है जमा, पूरे खुश है। हाँ जी, फेवरेट खारा जरूर बनाएंगे, आओगा जी, फेवरेट जरूर बनाएंगे जी। हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था। अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता, उनका दिन बढ़िया था जो जीते हैं। ये बिल्कुल दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये बिल्कुल सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ा। तो आप नीरज चोपड़ा को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा इतने खास वो उत्साहित नज़र नहीं आए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अगर वो मैदान में जाता है तो कहीं ना कहीं वो ये सपना लेकर जाता है कि वो गोल्ड मेडल जो है वो जीते। लेकिन यहाँ पर सिल्वर मेडल जीतने के बाद जिस तरीके से हमने अभी नीरज चोपड़ा को सुना, वो कहीं ना कहीं इतने खुश जो है वो नज़र नहीं आए हैं। फिर भी एक तरफ से देखा जाए कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर यहाँ पर जो भारत का नाम जो है वो गर्व से यहाँ पर गौरवान्वित किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से हमने उनके परिवार को भी सुना, उनकी माता, उनके पिता की हमने सुना कि जिस तरीके से वो अपनी खुशी जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा है कि उनके आने के बाद जिस तरीके से जो उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा, उसको लेकर भी वो तैयारियां जो है वो वहाँ पर की जा रही हैं। और अब नीरज चोपड़ा जो है उनको लगातार इस सिल्वर जीतने के बाद हमने जिस तरीके से बताया कि पीएम मोदी जो है या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, लगातार उनको जो बधाइयों का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जो नेता हैं जो लगातार उनको बधाइयाँ दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि रक्षा मंत्री जो है उन्होंने भी अपने एक्स पर ट्वीट के माध्यम से नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जहां भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम कर लिया है। पीएम मोदी ने हॉकी टीम को फोन पर बधाई दी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह और खिलाड़ियों से यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बात की है। तो पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने
ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत हासिल की है। पीएम मोदी ने यहाँ हॉकी टीम को फ़ोन पर बधाई दी और साथ ही साथ जो हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और खिलाड़ियों से पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने भारत को गौरवान्वित किया है और आपने ओलंपिक में हार के सिलसिले को तोड़ा है और मुझे विश्वास है कि भारत में हॉकी के सुनहरे दौर वापस आएंगे। यहाँ पर हॉकी टीम को पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आपने भारत को गौरवान्वित किया है और आपने ओलंपिक में हार का जो सिलसिला था उसे आपने तोड़ा है। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि भारत में हॉकी के जो सुनहरे दौर है वो वापस आएंगे। तो यहाँ पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम से पीएम नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की है, जहां उन्होंने हॉकी टीम को बधाई दी, खिलाड़ियों को बधाई दी है और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जो है वो अपने नाम किया है। वही हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 से हार गई थी और फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी और पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से फ़ोन पर बात की है और बात करते हुए कहा कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई है और आपने भारत को गौरवान्वित किया है और आपने ओलंपिक में हार के जो सिलसिले को तोड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत को हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाएंगे और पीएम मोदी ने हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धियों पर पूरी टीम को बधाई दी है। हर भारतीय का हॉकी के साथ भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि जो है इस खेल को हमारे देश के युवाओं में और भी लोकप्रिय जो है वो बनाएगी। तो यहाँ पर हॉकी टीम जो है ओलंपिक में यहाँ जीत हासिल की है। पेरिस ओलंपिक में यहाँ हॉकी टीम जो है वो जीत हासिल की है। एक तरफ से देखा जाए कि हॉकी टीम ने जो हार का सिलसिला है उसे भी तोड़ा है और भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर जीत जो है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पीएम मोदी ने अब हॉकी टीम पर फ़ोन करके उनसे बातचीत की है, उन्हें बधाई दी है और कप्तान हरमनप्रीत सिंह से बात की है, उन्होंने खिलाड़ियों से बात की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपने भारत को गौरवान्वित किया है। आपने ओलंपिक में हार का जो एक सिलसिला चल रहा था उसको आपने तोड़ा है और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि भारत में हॉकी के सुनहरे जो दौर है वो वापस आएंगे। तो यहाँ पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम जो है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम से यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बात की है। और भारत ने अगर बात करें कि भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जो है मैच में स्पेन को 2-3 से हराकर ये जो ब्रॉन्ज मेडल है वो अपने नाम किया है। और हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के जो कप्तान है उनकी अगुवाई में सेमीफाइनल में जर्मनी से 2-3 से जो टीम है वो हार गई थी और फाइनल में नहीं पहुंची थी। और पीएम मोदी ने भारतीय हॉकी टीम से जो है फ़ोन पर बात करते हुए कहा है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने भारत का जो नाम है वो गौरवान्वित किया है और आपने ओलंपिक में हार के सिलसिले को तोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप भारत में हॉकी के जो सुनहरे दौर है उसे वापस लाएंगे। पीएम मोदी ने हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरी टीम को बधाई दी है और हर भारतीय का हॉकी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है। ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं में और भी लोकप्रिय बनाएगी। आपने निवृत्ति घोषित कर दी आखिरी में। यस सर। लेकिन आपको नई टीम तैयार करनी होगी भैया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं एक बात तो आज जरूर कहना चाहूंगा, 10 खिलाड़ियों के साथ ब्रिटेन की लड़ाई आपकी, अच्छा, मुझे लगता है हिंदुस्तान का हॉकी को समझने वाला हर बच्चा इसको हमेशा याद रखेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसको एक उदाहरण के रूप में माना जाएगा और मैं मानता हूं कि दुनिया में भी हॉकी की चर्चा होगी
ओके सर ये आपकी क्वार्टर फाइनल के मैच का तो जरूर दिख रहेगा। थैंक यू सर थैंक यू सर। और मैं सच बता दूं, अच्छा टीम स्पिरिट भी दिखाई दिया और आपने बिल्कुल जमकर के, और मैं देखा कि एक बार हारने के बाद थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, लेकिन आपने 24 घंटे में फिर से अपने आप को रिकवर करके पूरी ताकत से निकल पड़े आप लोग। यस सर जी सर देखिए, देश को बड़ा गर्व हो रहा है आप लोगों पर, और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है सबको। थैंक यू वेरी मच सर सबकी तबीयत तो ठीक है ना, कोई इंजरी नहीं हुई ना? नहीं सर सब एकदम बढ़िया सर सब लोग इधर आपको सुन रहे हैं सर सब खुश है सब आपका कॉल के इंतजार में था सर मैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा भैया। भारत माता की थैंक यू सर। थैंक यू माता की जय सर थैंक यू सर। चलिए सरपंच साहब, बहुत बहुत बधाई फिर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए, और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए, और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में इंडिया टीम बेस्ट है और अपना अच्छा परफॉर्म कर रही है। आई थिंक हम बहुत क्लोज थे, बट हम और ज़्यादा डिज़र्व करते थे, बट ये जर्नी है, यहीं से अब हम सीखते हैं, और ये सीख हमें आगे जाके बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट वी आर सो प्राउड कि हमने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, और बहुत खुश हैं हम सर। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना आई थिंक ये हिस्ट्री है हमारे लिए, और हॉकी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ आए थे गोल्ड के लिए, और जैसे हमने लोगों को दिखाया कि हॉकी में बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर हंगामा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है। कांग्रेस इस बिल को संविधान की मूल भावना और मुस्लिमों के खिलाफ बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मुस्लिमों के लिए जरूरी बता रही है। वक्फ बोर्ड की मनमानी की शिकायतें लगातार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिल रही थी। इन शिकायतों और शिया, बोहरा और अहमदिया मुसलमानों के प्रतिनिधियों से बात करने के बाद ही सरकार ने यह संशोधन प्रस्तावित किया है। वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों के खास वर्ग के कब्जे और वक्फ की जो मनमानी का विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन पहले की यूपीए सरकार ने इन शिकायतों का निपटारा करने की बजाय 2013 में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड पर असीमित अधिकार दे दिया, जिसके कारण इन शिकायतों का निपटारा नहीं हो पा रहा था। फिलहाल बिल को जेपीसी में भेज दिया गया है, और देखिए वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण के लिए सरकार के फैसले पर यह हमारी खास रिपोर्ट। सालों से मजहब के नाम पर पैसे से लेकर जमीन और संपत्तियों से लेकर विशेषाधिकारों की मलाई खाई जा रही है। वक्फ बोर्ड के बड़े पदों पर बैठे रसूखदार मौलानाओं की मनमानियों पर अब मोदी सरकार चाबुक चलाने के लिए तैयार है। अरबी भाषा में वक्फ का मतलब खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन होता है, लेकिन खुदा के नाम पर धन इकट्ठा करते करते आज वक्फ बोर्ड करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की माने तो बोर्ड के पास कुल 6 लाख एकड़ वक्फ भूमि है। वक्फ बोर्ड के पास 7,85,934 चल अचल संपत्तियां पंजीकृत हैं। वक्फ बोर्ड की कुल जमीन का बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रुपए है। वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है। वक्फ बोर्ड देश में रेल और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। कांग्रेस राज में बिना किसी रोक टोक के मजहब के नाम पर अथाह संपत्तियां और शक्तियां इकट्ठा करने वाला वक्फ बोर्ड सरकारी और अन्य संपत्तियों पर भी अपना दावा जता चुका है। वक्फ तमिलनाडु के तिरुचेथुरई गांव पर अपना मालिकाना हक जता चुका है। कावेरी किनारे स्थित 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर को वक्फ बोर्ड अपना बता चुका है। कर्नाटक में वक्फ ने 2.35 लाख करोड़ की जमीन लूट की। लखनऊ के बालागंज में 100 करोड़ की जमीन पर वक्फ का कब्जा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की करीब 4% संपत्तियों पर कब्जा है। आज देश में बेलगाम संपत्तियों का लूटपाट कर रहे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ावा
साल 2023 में यूपीए की सरकार ने ही दिया था, जब यूपीए ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन कर इन्हें असीमित अधिकार दे दिए थे, जिसके मुताबिक संपत्ति विवाद पर सरकार और कोर्ट वक्फ के बीच हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जमीन विवाद पर कुछ भी साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। वक्फ को अपना हक साबित करने के लिए सबूत या दस्तावेज नहीं देना होता। कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे वापस नहीं ले सकते। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार देने वाले 2013 के इन्हीं कानूनों में संशोधन करते हुए आज सरकार की ओर से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोकसभा में बिल पेश किया। प्रस्तावित बिल में सरकार द्वारा कुल 40 संशोधन किए गए, यानी बिल के जरिए पुराने कानूनों में करीब 40 बदलाव किए गए, जिनके प्रस्तावों के अनुसार वक्फ संपत्ति उत्तराधिकार में महिलाओं की भी भूमिका हो। वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए जिला कलेक्टर स्तर अधिकारी फैसला ले। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराए। वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति का मूल्यांकन कराए। वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू की जांच हो। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हो। बोहरा समुदाय और अघा खानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड गठन किया जाए। बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अघा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल पोर्टल डाटाबेस के जरिए किया जाए। केंद्र सरकार का यह प्रस्ताव बोर्ड में न सिर्फ महिलाओं और अन्य मुस्लिम समुदायों को वक्फ बोर्ड में मजबूत करेगा, बल्कि बोर्ड को उन कुछ चंद लोगों में एक छत्र राज से भी मुक्त करेगा जो मजहब के नाम पर और गरीब मुसलमानों का भला करने के नाम पर अब तक अपनी झोलियां भरते आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।